So hello everyone, it's me Ruby Roy and आप देख रहे हैं फनी बच्चरा. So finally there are lots of doubt from all of your side that is related to partial admission fee, your document verification, your online reporting and lots of things. So I just note down all the topic and yes मैं हर एक डाउट के एक एक करके आंसर दे दूंगी इस वीडियो में. होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही काम का होगा. ध्यान से इस वीडियो को एक एक पॉइंट को देखिए. मे बी आपके मन में कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो इस वीडियो से ज़रूर क्लियर हो जाएगा. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट कॉमनली एक डाउट है जिसके बारे में हम सुनते हैं वो है कि 12 पासिंग सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो क्या होगा एडमिशन के टाइम. मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जब जो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको देते हैं उसमें ज़रूर आपको जो 12 पासिंग सर्टिफिकेट उसका नाम देते हैं. बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पास ये सर्टिफिकेट नहीं है. मैक्स जो स्टेट बोर्ड है उनके पास ये सर्टिफिकेट होता है. सो उस केस में ज़रूर इसका ऑल्टरनेटिव कुछ एक ऑप्शन ज़रूर कॉलेज अथॉरिटी आपको देंगे. सो उससे रिलेटेड टेंशन करने की कोई बात नहीं है क्योंकि सिर्फ नॉट ओनली यू, देयर इज़ ऑल्सो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनके पास अपना जो 12 पासिंग सर्टिफिकेट वो नहीं है. देन एक क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे 12th में 75% मार्क नहीं है बोर्ड में तो मैं क्या एलिजिबल हूँ या नहीं. सो बेसिकली इस बार ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके बोर्ड में 75% 80% कुछ मार्क होना चाहिए. ऐसा रूल पिछले बार तक था, इस बार कोई ऐसा रूल नहीं है. सो इससे रिलेटेड टेंशन करने की कोई बात नहीं है. अगर आपको एक वैलिड सीट मिल जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर दैट सीट. नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन हम देखते हैं वहाँ पे लोग बोलते हैं कि क्या मुझे हर एक राउंड में मेरा जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना है. सो प्रोसेस बेसिकली बहुत सिंपल है. इनमें दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं. एक है मानो कि जिसे फर्स्ट राउंड में आइदर सेकंड आइदर थर्ड राउंड में पहली बार कोई सीट मिला है, देन तो उसे ऑब्वियसली जो सीट मिला है उसका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना होगा. एंड मानो कि जो नेक्स्ट राउंड में उसका जो सीट अपग्रेड अगर ना होता है देन उसे तो कोई सीट अलॉटमेंट नेक्स्ट डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे जो सीट मिला था उसका अगर सीट अलॉटमेंट लेटर उसने डाउनलोड कर लिया देन उसे नेक्स्ट कोई डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट हेयर है सेकंड टाइप स्टूडेंट जिनका मानो कि किसी एक राउंड में सीट मिला है बट बाकी जो नेक्स्ट अपकमिंग राउंड है वहाँ पे उसका जो सीट अपग्रेड हो चुका है. देन अपग्रेड होने के बाद फाइनली उसे जो सीट मिल रहा है उस टाइम उसे ऑब्वियसली जो नेक्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड करने की ज़रूरत है. सो होपफुली आपको समझ आ जाएगा. एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड एक डाउट सुना जाता है कि कुछ बोलते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब हम पार्शियल एडमिशन फ़ी देंगे उसके बाद जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे उस वक्त हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो क्या कॉलेज में भेजना होगा. आइदर कॉलेज वाले मेरा डॉक्यूमेंट रख देंगे, आइदर मैं क्या करूँगा प्रोसेस. सो बेसिकली जो नोटिस आया है वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा है कि आपको क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है. बस लिखा है कि आपको फर्दर जो पार्शियल एडमिशन फ़ी वो कंप्लीट करने के बाद आपको कॉलेज का जो वेबसाइट है वहाँ जाना होगा. देन वो लोग खुद से आपके लिए एक नोटिस रिलीज करेंगे. सो मैक्स के इसमें हमारा जो इस बार पार्शियल एडमिशन फ़ी वो भी ऑनलाइन मोड में हो रहा है. एंड मुझे लग रहा है कि हाँ, आपका जो वेरिफिकेशन है कॉलेज रिपोर्टिंग वो भी ऑनलाइन मोड में ही हो सकता है. बट टिल नाउ हम श्योर नहीं है क्योंकि कॉलेज खुद से उसका जो नोटिस वो निकालेगा एंड देन ही हम जाके श्योर हो सकेंगे. एंड वहाँ पे जाके आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो कॉलेज वाले नहीं रखेंगे, वो बस चेकअप करेंगे. देन अगर चेकअप करते हैं फिजिकल मोड में देन उसके बाद चेकअप करके आपको लौटा देंगे. तो हाँ, उससे रिलेटेड टेंशन लेने की बात नहीं है. फर्दर जो नोटिस हम जानेंगे जब कॉलेज खुद उसके जो वेबसाइट है वहाँ पे रिलीज़ करेंगे जो लिस्ट. हाँ, आपको क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करने हैं, क्या क्या प्रोसेस होंगे, फिजिकल मोड में होंगे या ऑनलाइन मोड में होंगे, वो आपको पता चलेगा जब कॉलेज लिस्ट निकालेगा. सो नाउ इस पार्ट पे हम बात करेंगे जो पार्शियल एडमिशन फ़ी. हाँ, पार्शियल एडमिशन फ़ी रिलेटेड बहुत सारे क्यूरीज आए हैं. सो उससे रिलेटेड एक एक डाउट हम क्लियर कर देंगे. फर्स्टली अगर मानो कि आप SC ST और PWD स्टूडेंट हो उस केस में आपको जो समय 15,000 पेमेंट करना हुआ था. एंड अगर आप OBC हो, EWS और जनरल हो उस केस में आपको 35,000 पेमेंट करना हुआ था. बट जब आप पार्शियल एडमिशन फ़ी उस टाइम पे जा रहे हो देन आपको फिर से OBC जनरल एंड EWS को 40,000 एंड जो SC ST एंड PWD को 20,000 पेमेंट करना है. सो क्वेश्चन आता है कि दिस पेमेंट इज़ वाई. ये पेमेंट क्यों है? जोसा के लिए, सीट लेने के लिए. बेसिकली दिस इज़ द आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी आप बस दे रहे हो कि आपका जो टोटल फ़ी है, नॉट ओनली द पार्शियल एडमिशन फ़ी. आप जो समय जो 35,000 एंड जो पार्शियल एडमिशन फ़ी में जो 40,000 दोगे, हम टोटल जो 75,000 दे रहे हो वो आपका जो कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर है उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा. देन क्वेश्चन आता है कि मेरा इनकम 1 लाख के अंदर है, इधर 1 to 5 लाख के अंदर है तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी बहुत कम हो जाएगा. तो 75,000 क्यों में हम पेमेंट करें. आइदर अगर आप SC ST हो उस केस में तो आप 20 प्लस 15,000 मतलब आप 35,000 पेमेंट कर रहे हो. उस केस में इतना तो आपको फ़ी नहीं लगेगा. सो उस केस में हमें इतना एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है. बट मेरा इनकम तो इतना कम है. सो उस केस में भी क्या मुझे जो पार्शियल एडमिशन फ़ी वो पेमेंट करना होगा.
सो बेसिकली हाँ, आप सभी को पार्शियल एडमिशन फ़ी मस्टली देना होगा एंड उसका कॉस्ट क्या है अगर आप ना देते हो देन जो सामान लगे कि आपको जोसा में जो सीट मिला है आप उसे सेटिस्फाइड नहीं हो, वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा एंड फर्दर आप वो सीट है वो नहीं ले सकोगे। आपको फिर से सीसेट में पार्टिसिपेट करना होगा अगर आप कोई सीट चाहते हो। तो मस्ट हर एक स्टूडेंट को, अगर आपका इनकम कम हो आपको फ्री एडमिशन मिलेगा या ना मिले, वो हर एक केस में अगर आपको जोसा में जो सीट मिला है अगर वो आप सिक्योर करना चाहते हो देन मस्टली आपका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो पेमेंट करना होगा। एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करने के बाद क्या आप सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकोगे? ऑब्वियसली येस, पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करने के बाद भी आप सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकोगे, बट अपना जो ऑप्शन है मतलब फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, जो विलिंगनेस सबमिशन ऑप्शन है वहाँ पे आप फ्रीज मत करना, उसे फ्लोट ऑप्शन में रख देना। तो हाँ, आप डायरेक्टली जाके सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकोगे। समझ आ चुका है कि आप जो एक्स्ट्रा पार्शियल फ़ी दे रहे हो वो कहाँ पे जाके एडजस्ट हो रहा है। वो बेसिकली आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है उसके साथ एडजस्ट हो रहा है। बट उसके बाद क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी है वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, मैं जो जितना दे रहा हूँ उससे भी कम है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या होगा? वो क्या दूसरा वाला ले जाएंगे, कॉलेज वाले ले जाएंगे, आइदर मेरे सेकेंड सेमेस्टर में जाके एडजस्ट हो जाएगा? सो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो मतलब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी है उसे रख के बाकी जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ये सबको रिफ़ंड हो जाएगा जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आप दे रहे हो। एंड बाद में भी कॉलेज आपसे मांगेगा कि आप कौन से अकाउंट में आपका जो रिफ़ंड है वो मांगते हो, तो आप फिर से सबमिट करोगे। सो हाँ, वहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा। देन क्वेश्चन आता है जो रिफ़ंड है वो देने में हमें कितना टाइम लगेगा? सो बेसिकली वो जो रिफ़ंड है देते हैं वो देने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन हम जो 2020 बैच है हमें अभी तक अपना रिफ़ंड नहीं मिला है। इस बारे में कुछ बोलने की बात नहीं है, बट हाँ, इतना विश्वास है कि जो सवालों में कि वो हमारा जो रिफ़ंड है वो दे देंगे। बट हाँ, जो प्रोसीड्यूर है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। आफ्टर दैट एक मोस्ट कॉमनली डाउट है कि हमें उसके बाद एडमिशन में और क्या क्या पेमेंट करने होंगे। पहले तो हमने जो समय जो सीट मिला है उस टाइम हमने पेमेंट कर दिया, देन हमने पार्शियल एडमिशन फ़ी कर दिया पेमेंट, तो उसके बाद क्या हमें और भी क्या पेमेंट करना होगा और क्या प्रोसीड्यूर है? सो बेसिकली अगर आपने जो समय पेमेंट कर दिया देन साथ में आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी दे दिया तो उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। बस अगर आप सीसेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो इन दो केसेस के बाद, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा 2000 पेमेंट करने होंगे। बट हाँ, अगर केस उनके लिए डिफरेंट है, मानो कि जिन्हें जो समय कोई सीट नहीं मिला है तो उस केस में उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी नहीं दिया है, सो उस केस में वो जब जो समय सीसेट में पार्टिसिपेट करेंगे उस टाइम उन्हें 35,000 प्लस 2000 एक्स्ट्रा मतलब 37,000 देना होगा। सो उसके लिए हम डिफरेंट एक वीडियो बनाएंगे सीसेट रिलेटेड। बट हाँ, इतना समझ लीजिए जिसको अब जो समय कोई सीट मिल गया है उसने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी दे दिया है, उसे सिर्फ उसके बाद कुछ भी नहीं देना होगा। अगर वो सीसेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उस केस में सिर्फ उसे 2000 पेमेंट करना होगा। देन कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानो कि ये जो प्रोसीड्यूर है इसमें क्या हमारा जो हॉस्टल एंड मेस फ़ी वो क्या इंक्लूड है? सो बेसिकली हमारा जो इस प्रोसीड्यूर में मतलब जब जोसा एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी के साथ हमारा जो हॉस्टल एंड मेस फ़ी इंक्लूड नहीं है। सो जब आपका जो कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो उस वक्त आपको जो हॉस्टल एंड मेस फ़ी वो एक्स्ट्रा करके भरने पड़ेंगे। तो हाँ, वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं है। एंड देन कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जो 20 to 24 नवंबर के अंदर हमें जो पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करना होगा, तो उसी वक्त क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करवाना होगा? सो बेसिकली जो नोटिस रिलीज़ हुआ पे वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको उसी वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। आप बस 20 to 24 नवंबर के अंदर आपका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी वो आप प्रोवाइड करोगे, साथ में आपका जो फी रेसिप्ट है वो डाउनलोड करोगे, साथ में अगर आपको जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो मिल जाता है वो बस आप डाउनलोड करोगे। एंड उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीड्यूर वो होगा कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम। हाँ, सो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे। जो 20 to 24 नवंबर के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं होगा। देन ऑनलाइन रिपोर्टिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाता है कि हमें रिपोर्टिंग कब करना है? हम जो अपना पार्शियल एडमिशन फ़ी वो कंप्लीट करने के बाद हम रिपोर्टिंग करें, आइदर जो सीसेट राउंड है उसके बाद हम रिपोर्टिंग करें। तो जोसा ने जो रिसेंटली एक पीडीएफ अपलोड किया है जिसमें उसने जो पार्शियल एडमिशन फ़ी एंड कॉलेज रिपोर्टिंग रिलेटेड कुछ लाइनें लिखे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। वहाँ पे ऐसा डायरेक्टली मैंशन है कि अगर आप सीसेट में पार्टिसिपेट करोगे तो आप अपना जो रिपोर्टिंग है, जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो सीसेट राउंड खत्म होने के बाद भी कर सकते हो। बट अगर आप सीसेट में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो देन ऑब्वियसली सीसेट से पहले मतलब पार्शियल एडमिशन फ़ी कंप्लीट करने के बाद 24 नवंबर के बाद शायद कुछ दिन का एक शेड्यूल रिलीज़ होगा, उसी वक्त अपना जो कॉलेज रिपोर्टिंग वो कर लेना। एंड अगर आप सीसेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो देन आपके ऊपर वो चॉइस डिपेंड करता है कि आप सीसेट से पहले रिपोर्टिंग करोगे या सीसेट के बाद रिपोर्टिंग करोगे। बेहतर होगा आप सीसेट के बाद ही रिपोर्टिंग करो, क्योंकि अगर आपका जो कॉलेज है वो अपग्रेड होता है देन आपको खामा का 2 बार रिपोर्टिंग करना होगा।
सीसेप के पहले एक बार, सीसेप के बाद एक बार। तो बेसिकली ये सही होगा कि हाँ, अगर आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस केस में आप सीसेप के बाद ही रिपोर्टिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करो कॉलेज में। देन जो मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सीसेप रिलेटेड। यस, सीसेप का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, उसका प्रोसीड्यूर क्या है, वो फुल प्रोसीड्यूर हम बात करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में। बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन सब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि शुड आई पार्टिसिपेट इन सीसेप, अगर मुझे सीसेप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। सो फ्रॉम माई साइड, अगर आप मेरे सब छोटे भाई बहन हो, आइदर मैं आपकी पोजीशन में होती देन मैं क्या चूज़ करती, आई विल ऑब्वियसली चूज़ दैट मुझे भी सीसेप में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बेसिकली आप सबको एक बेहतर कॉलेज, एक बेहतर ब्रांच चाहिए। अगर आपको जो फाइनल, आपको जो चाहिए वो ऑब्वियसली अगर जो समय मिल जाता है देन यस, आपको सीसेप में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको अगर आप चाहते हो कि आपको जो मिला है उससे कुछ हद तक आपको बेहतर मिल जाए, इधर कॉलेज इधर ब्रांच, तो ऑब्वियसली एक चांस लेके देखो कि सीसेप में क्या होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी रैंक अच्छी है, देन ऑब्वियसली आपको एक हायर प्रेफरेबल अगर ब्रांच और कॉलेज मिल सकते हैं। सो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि हाँ, सीसेप में पार्टिसिपेट करके देखो। अगर अच्छा ब्रांच मिलता है देन इट इज़ ओके, एंड अगर ना मिलता है देन आपके पास जोसा वाला सीट है। एंड उसके साथ साथ शायद मैंने आपका जो एक और भी डाउट इस बात के साथ साथ कंप्लीट कर दिया, वो है कि कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि मुझे मानो कि जो समय एक सीट मिला है, अब जाके मुझे सीसेप में कोई सीट नहीं मिलता है, तो क्या मैं क्या करूँगा। तो उस केस में अगर आपको सीसेप में कोई सीट नहीं मिलता है देन आपके पास ऑब्वियसली जो जोसा वाला सीट है वो आपके लिए सिक्योर्ड है। बट अगर आपने जो पहले सीसेप से पहले अगर आपने अपना जो समय, अपना जो पेमेंट है, अपना जो वेरिफिकेशन है, साथ में जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है, वो प्रोसेस आपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली सीसेप में अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है उस केस में आपके लिए जोसा वाला सीट आपके लिए सिक्योर है। आप उसमें जाके एडमिशन ले सकोगे। आप जो बाद में आप जाके सिर्फ कॉलेज में जो रिपोर्टिंग है वो कर लो। एंड अगर ऐसा केस होता है कि मानो आपको सीसेप में कोई नया सीट मिल जाता है, देन आप फिर चाहते हो कि मुझे जोसा वाला सीट चाहिए, मुझे सीसेप वाला सीट नहीं चाहिए, सो उस केस में वो पॉसिबल नहीं है। आपको अल्टीमेटली जो सीसेप में मिला है वो ही लेना होगा। आपके पास नेक्स्ट कोई चांसेस नहीं है कि हाँ, अब मुझे जो सीसेप में मिला है मैं उसे छोड़ के जोसा वाला में आ जाऊँ, वो वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ऑब्वियसली ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको जो चाहिए वो ही फिलअप कीजिए सीसेप के जो चॉइस फिलिंग में। एंड येस, सीसेप का जो चॉइस फिलिंग है वो दोबारा आप कर सकोगे, आप रजिस्ट्रेशन भी न्यूज़ तरीके से करोगे, तो हाँ, जोसा से डिफरेंट एक चॉइस फिलिंग लिस्ट आप बना सकोगे सीसेप के टाइम। सो होपफुली जो मोस्ट कॉमनली डाउट है हमारे जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पार्शियल एडमिशन फीस, सीसेप और भी जो कुछ छोटा मोटा भी था, मैं सबको उठा लिया एंड मैंने हर एक पार्ट को इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया। आई होप इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। एंड अगर उसके बाद आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। आई एम डेफिनेटली ट्राई कि एज सुन एज सबको रिप्लाई कर दूँ। सो हाँ, हम ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। एंड टिल देन बाय बाय। तो मस्ट वीडियो छोड़ के जाने से पहले हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल।